माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जा रही वर्चुअल कक्षाओं के क्रम में मैं धर्मवीर सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज धनौरा और मुरादनगर, जनपद अमरोहा, सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। आज की कक्षा में हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान भाग 2 के अध्याय 10 तरलों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का अध्ययन करेंगे और इसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा पास्कल का नियम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 10 तरल के यांत्रिक गुण में एक शीर्षक है, टॉपिक है पास्कल का नियम। इसमें हम देखेंगे, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होगी, कुछ की पॉइंट्स की ज़रूरत होगी जो हमें पता होने चाहिए। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ। पदार्थ अर्थात इंग्लिश में इसको कहते हैं मैटर। पदार्थ वह सब कुछ होता है जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है, जैसे जल, वायु इत्यादि। आपने अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पदार्थ देखे होंगे। इन पदार्थों का वर्गीकरण सामान्यतः रूप से हम 3 भागों में करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इनकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं, परंतु यहाँ पर हम दाब के अनुसार इसको 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग होता है इसका ठोस और दूसरा भाग होता है तरल। और तरल को हम द्रव और गैस को मिलाकर हम यहाँ तरल कहते हैं। यहाँ पर तरल का इंग्लिश में कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड का अर्थ होता है इंग्लिश में विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, अर्थात जो बह सकते हैं, अर्थात जिनमें प्रवाह होता है, वह हमारे तरल कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि जब द्रव एक ऊंचे तल पर होता है, उसके पास में एक नीचा तल होता है, तो वह उस ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाह होता है। इसी प्रकार से गैस भी एक उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। अब देखते हैं दाब क्या होता है। दाब बराबर होता है लंबवत आरोपित बल बटे क्षेत्रफल। जैसे यदि मैं अपने हाथ पर इस अंगूठे से एक लंबवत बल आरोपित करता हूं और ये बल यदि F है और इस तल का जिस पर मैंने बल आरोपित किया, इसका क्षेत्रफल यदि A है, तो यहाँ पर दाब बराबर हो जाएगा F बटे A, अर्थात दाब बराबर लंबवत आरोपित बल बटे क्षेत्रफल। अब हम देखते हैं कि जो पदार्थ होते हैं वे किस तरीके से दाब आरोपित करते हैं। ठोस केवल निचली सतह पर ही दाब आरोपित करते हैं। जैसे यदि मेरे पास ये कोई ठोस वस्तु है और मैंने इसको इस तल पर रख दिया है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो बल लगाएगी अपनी संपर्क तल पर लगाएगी, अर्थात इसके द्वारा दाब केवल संपर्क तल पर ही आरोपित होता है। वही यदि हम किसी द्रव को देखते हैं, तो द्रव अपने जो नीचे वाला तल होता है, निचले तल के साथ साथ जिस पात्र में रखा जाता है, उस पात्र की दीवारों पर भी दाब आरोपित करता है। इसी प्रकार से गैस सभी संभव दिशाओं में दाब आरोपित करती है। अब हम देखते हैं आज की कक्षा की रूपरेखा। तो ये हमारे मुख्य इसमें पॉइंट रहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे तरल दाब के संचरण संबंधी पास्कल का नियम। उसके बाद हम देखेंगे पास्कल के नियम का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे पास्कल के नियम के अनुप्रयोग, अर्थात हमारे दैनिक जीवन में जो पास्कल के नियम पर आधारित विभिन्न युक्तियां हैं, विभिन्न उपकरण हैं, वे किस प्रकार से कार्य करते हैं, अर्थात पास्कल का नियम उसमें किस प्रकार से लागू होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि परीक्षाओं में न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी इम्पोर्टेंट होते हैं और इक्वल इनमें वेटेज रहता है। और लास्ट में हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे, जो कि मैं आपको होमवर्क में प्रैक्टिस के तौर पर दूंगा।
सबसे पहला हम देखते हैं पास्कल का नियम। यह नियम एक वैज्ञानिक थे पास्कल, उनके द्वारा दिया गया। यह नियम बताता है कि तरल दाब के संचरण के लिए यह नियम लागू होता है। तरल दाब के संचरण के लिए नियम लागू होता है। इस नियम के अनुसार किसी पात्र में रखे तरल के किसी भाग में जब बाह्य दाब आरोपित होता है तो यह बिना ह्रास की सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि किसी पात्र में, किसी बर्तन में यदि कोई द्रव रखा है या कोई गैस रखी है और उस पर किसी भाग में जब बाहर से कोई दाब आरोपित होता है तो वह दाब समान रूप से अन्य सभी भागों में संचरित हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का ह्रास नहीं होता है। जैसे यदि मैं ये सिरिंज लेता हूं और इस पर देखिए, मैं इस पर दाब आरोपित कर रहा हूं इस दिशा में, तो ये दाब इस दिशा में संचरित हो जाता है। आपने देखा होगा कि देखिए इस तरीके से मैंने अंगूठे से इस पर दाब आरोपित किया और पास्कल का नियम ये कहता है कि ये दाब जो इधर आरोपित होता है वह इस दिशा में यहाँ पर संचरित हो जाता है। तो दैनिक जीवन में बहुत सारे उपकरण हमारे ऐसे हैं जो कि पास्कल के नियम पर आधारित हैं। इसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट है जिसको हम द्रव चालित लिफ्ट कहते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक है, जो आधुनिक वाहन होते हैं उनमें या मशीनें होती हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। और जेसीबी है जो कि आपने अपने आस पड़ोस में देखी होगी। अभी मैंने आपको सिरिंज दिखाई, पिचकारी, ये सब पास्कल के नियम पर ही आधारित हैं। यह नियम द्रव और गैसों दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है, क्योंकि मैं अभी बता चुका हूं कि द्रव और गैसों को ही संयुक्त रूप से हम तरल कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा पास्कल का नियम क्या है। आइए अब हम पास्कल के नियम का परीक्षण करते हैं या इसका सत्यापन करते हैं सैद्धांतिक रूप से। इसके लिए हम एक कल्पना करते हैं कि एक बर्तन के अंदर कोई तरल है। यहाँ पर हमने इसको द्रव लिया है और इस तरल के अंदर हमने एक समकोणीय प्रिज्म अवयव, इस तरल के अंदर हमने एक अति सूक्ष्म समकोणीय प्रिज्म अवयव ABCDEF लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये एक समकोणीय प्रिज्म के रूप में एक अति सूक्ष्म अवयव है। सुविधा के लिए हमने इसको थोड़ा बड़ा रूप दिखाया है जिससे कि आप इसको स्पष्ट रूप से समझ सकें। अब इसके पृष्ठ है BCEF, ACFD, ADEB। इन पर जो कार्यरत दाब है वह क्रमशः PA, PB, PC। इसके संगत जो बल आरोपित हो रहा है वह FA, FB, FC है। और इन पृष्ठों के, ये जो पृष्ठ अभी मैंने बताए थे, इन पृष्ठों का क्षेत्रफल क्रमशः AA, AB और AC है। जैसे कि आप इसको चित्र में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा ये लकड़ी का टुकड़ा लिया है और मैं इससे इसको तुलना करते हुए थोड़ा सा स्पष्ट और दिखाना चाहूंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाए, क्योंकि ये आपका बोर्ड पर 2 डायमेंशन है और वास्तव में ये जो प्रिज्म होगा, अवयव होगा, ये 3 डायमेंशन होगा। इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये A, B, C and this is D, E, F। इसको मैंने इस तरीके से दिखाया। अब आप इसको तुलना कर सकते हैं। This A, B, C and this is back side D, E, F। इस पर लगने वाला बल आप देख सकते हैं, ये FB है, इधर ये FA है और इधर ये FC है। अब हम ये जो बल इस पर आरोपित हो रहे हैं, इन बलों का वियोजन करते हैं। आपने बलों का वियोजन प्रक्षेप्य गति का जो पार्ट है
द्विविमीय गति, उसमें इसको पढ़ा होगा। जब बलों का वियोजन करते हैं तो बलों का वियोजन करते समय हम इस तरह से करते हैं, इसको समकोणीय अक्षों के अनुदिश करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं यदि हमारे पास बल FB है और यह इस ऊर्ध्वाधर रेखा से थीटा कोण बनाता है, तो इसके दो घटक होते हैं समकोणीय घटक। पहला घटक होता है जो कोण के साथ संगत होता है, वह घटक हमारा FB cos थीटा होता है, जबकि इसके लंबवत घटक FB sin थीटा होता है। अब हम ये मानते हैं कि ये हमारा जो प्रिज्म अवयव है ये साम्यावस्था में है, मींस इक्विलिब्रियम में है, इसमें कोई बल असंतुलित नहीं है। इस अवस्था में हम इसको तुलना करते हैं, हम देखते हैं कि बलों का जब संतुलन होता है तो विपरीत बल परिमाण में बराबर और विपरीत होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि FB sin थीटा की जो वैल्यू है वो FC के बराबर है, FB sin थीटा इक्वल FC। यहाँ पर आप देख सकते हैं FB sin थीटा इक्वल FC एंड दिस इज FB cos थीटा और ये हमारा FA है। तो यहाँ पर FB cos थीटा FA के इक्वल हो जाता है। इस प्रकार से यह बल का यह घटक FC को और यह घटक FA को संतुलित कर देता है। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं बाय ज्योमेट्री यानी ज्यामिति के नियमों के अनुसार यदि हम इन क्षेत्रफल के घटकों में संबंध देखें तो यह होगा AB sin थीटा बराबर AC एंड AB cos थीटा बराबर AA, ज्यामिति से यानी बाय ज्योमेट्री, बाय रूल्स ऑफ ज्योमेट्री। अब यदि हम इसको डिवाइड कर देते हैं FB अपॉन AB sin थीटा इक्वल FC अपॉन AC, इसी तरीके से यहाँ कर देते हैं तो यहाँ से हमको रिलेशन मिलता है FB अपॉन AB इक्वल FC अपॉन AC और इधर से हमको मिलता है FB अपॉन AB इक्वल FA अपॉन AA। इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा FB अपॉन AB इक्वल FC अपॉन AC इक्वल FA अपॉन AA। और पहली स्लाइड में मैं आपको दिखा चुका हूं कि दाब जो होता है, प्रेशर, वो होता है F अपॉन A। तो इस तरीके से हमारे पास मिल जाता है PB एंड दिस इज PC एंड दिस इज PA। इसका मतलब हो गया कि दाब जो है वो समान रूप से संचरित हो गया है और हमारा पास्कल के नियम का यहाँ पर परीक्षण या इसका सत्यापन या वेरिफिकेशन सैद्धांतिक रूप से हमने इसको कर लिया है। आइए अब हम पास्कल के नियम के अनुप्रयोगों पर चर्चा करते हैं। पास्कल के नियम पर यूं तो हमारे दैनिक जीवन में अनेकों उपकरण और मशीनें आधारित हैं, परंतु हम यहाँ पर विशेष रूप से दो उपकरणों की चर्चा करेंगे। पहला उपकरण होगा हमारा द्रव चालित लिफ्ट, जिसको हम हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं, और दूसरा हमारा होगा द्रव चालित ब्रेक अर्थात हाइड्रोलिक ब्रेक। एक एक करके इनकी हम रचना देखते हैं, कार्यविधि देखते हैं। तो पहला हमारा अनुप्रयोग है द्रव चालित लिफ्ट। ये पास्कल के नियम पर आधारित है और एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा भारी बोझ को न्यून बल द्वारा उठाया जा सकता है। करेक्शन कर लेंगे, जिसके द्वारा भारी बोझ को न्यून बल यानी बहुत कम बल लगाकर हम उठा सकते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं इसकी रचना के बारे में। चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दो नलियां हैं, ये दो नलियां हो गई एक, और ये दो नली बड़ी हो गई है। इसके ऊपर पिस्टन लगे हैं। पिस्टन जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था सिरिंज में, ये पिस्टन होता है जिसको हम इस तरीके से दबाव के द्वारा मूव करा सकते हैं, गति करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये दो पिस्टन लगे हैं, इस तरह की नली है ये छोटा पिस्टन है, इसका क्षेत्रफल देख सकते हैं इधर A1 है, और बड़ी वाली जो नली है इसका क्षेत्रफल A2 है। अब जब हम छोटे वाले पिस्टन पर
एक बल F1 आरोपित करते हैं, तो यह बल अर्थात इसके द्वारा उत्पन्न जो दाब है वह इस द्रव के माध्यम से बड़े वाले पिस्टन पर आरोपित होता है और दाब के द्वारा ही इस पर एक बल आरोपित होता है F2। चित्र में यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि ये जो बड़ा वाला पिस्टन है इसके ऊपर एक कार रखी है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं, इसके माध्यम से किसी बाहरी बोझ को बहुत कंबल लगाकर उठा सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि छोटे वाले पिस्टन पर जो हमने दाब आरोपित किया वो कितना गया, तो दाब बराबर P बराबर F1 बटे A1। अब हम देखते हैं कि इस दाब के द्वारा द्रव में संचरित होने पर यह दूसरे पिस्टन पर कितना बल आरोपित कर पाएगा, तो वह होगा F बराबर P इंटू A, F2 बराबर P इंटू A2। यहाँ पर P समान है क्योंकि पास्कल का नियम यहाँ पर लागू होता है। अब इधर P की वैल्यू लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है F1 A2 अपॉन A1। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A2 अपॉन A1 क्या है, उसको हम कहते हैं यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज। और साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि A2 अपॉन A1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि A2 की वैल्यू A1 से ज्यादा है तो A2 अपॉन A1 ग्रेटर देन 1 हो गया, 1 से बड़ा हो गया। जब ये 1 से बड़ा हो गया तो F2 ग्रेटर देन F1 हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो हमने थोड़ा बल लगाया उससे बहुत ज्यादा, उसका कई गुना बल यहाँ पर हमारे पास बड़े पिस्टन पर आरोपित हो गया और इसके माध्यम से हमने भारी बोझ को सरलता से उठा लिया। तो ये हमने पहला इसका उपयोग देखा। इसके माध्यम से ही बड़ी बड़ी जो वर्कशॉप होती है वहां पर गाड़ियों की सर्विस होती है या और भी मशीनें होती है जिसके माध्यम से ये उठाया जा सकता है। हमारा उपकरण है जो पास्कल के नियम पर आधारित है, द्रव चालित ब्रेक, इसको हाइड्रोलिक ब्रेक भी कहते हैं। यह पास्कल के नियम पर आधारित युक्ति है, उपकरण है। इसके द्वारा गतिमान वाहनों की गति को मंद किया जाता है। बड़े बड़े वाहन होते हैं जो बहुत तेज गति से चलते हैं, उनकी गति को मंद करने के लिए अर्थात उस पर ब्रेक लगाने में इस प्रकार के सिस्टम का उपयोग यानी हाइड्रोलिक ब्रेक का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम इसकी रचना देखते हैं। रचना में आप देख सकते हैं, रचना में इधर ब्रेक पैडल है जो कि ड्राइवर के पैर के नीचे होता है। उसके बाद ये लीवर है जिसके माध्यम से ये जो यहाँ पर बल आरोपित हो रहा है ये बल यहाँ पर लगे पिस्टन पर जाता है। उसके आगे ये मास्टर सिलेंडर है, मास्टर बेलन है, ये की नली है, बड़ी सी नली है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं इस नली में एक ब्रेक तेल है, ब्रेक ऑयल है। यहाँ पर ब्रेक ऑयल ही हमारा लिक्विड का काम कर रहा है और जो कि जिसमें कि दाब का संचरण होगा। उसके बाद ये नली एक पहिया दिखाया गया है, पहिए इसमें 4-6 जितने भी होते हैं। तो यहाँ पर एक पहिए का हमने स्ट्रक्चर दिखाया है कि पहिए के जो रिम है ये आप देख सकते हैं, ये इसकी रिम हो गई अंदर की सतह। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें 2 ब्रेक शू हैं, ब्रेक शू। इसके बाद ये स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं दोनों ब्रेक शू और साथ साथ ये जो नली आ रही है ये एक चैम्बर से जुड़ी है और चैम्बर के अंदर 2 पिस्टन यहाँ पर P1 एंड P2 लगे हैं। अब ये हमने इसकी रचना देखी और साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि यह जो नली है अन्य पहियों तक भी इसी रूप में जाती है, अर्थात सभी पहिए इस पूरे हमारे सिस्टम से हाइड्रोलिक ब्रेक से जुड़े होते हैं। आइए हम जानते हैं इसकी वर्किंग, ये कार्य किस प्रकार करता है। तो वर्किंग के रूप में जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जब ड्राइवर को गाड़ी को स्लो करना होता है, गति को कम करना होता है, तो ड्राइवर सबसे पहले ब्रेक पैडल पर पैर से बल आरोपित करता है और ये बल लीवर के माध्यम से इस मास्टर सिलेंडर में लगे पिस्टन पर लगता है और ये पिस्टन अंदर की तरफ मूव करता है। जब अंदर की ओर गति करता है तो हम देखते हैं कि जो दाब है इस ब्रेक ऑयल में होता हुआ यहाँ पहुंच जाता है चैम्बर में और इस चैम्बर में जब दाब पहुंचता है तो ये दाब
इन पिस्टन पर P1 और P2 पर बाहर की ओर दाब आरोपित करता है। जब ये बाहर की ओर दाब आरोपित करता है तो ये पिस्टन इस तरीके से गति करते हैं और ये जो ब्रेक शू है S1 और S2 पहिए के जो आंतरिक भाग है अर्थात पहिए का जो रिम है इसको टच करते हैं और टच करने पर पहिए की गति को मंद करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पास्कल के नियम के अनुसार ये हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक किस प्रकार से कार्य करता है। पुनः एक बार देखते हैं कि यहाँ पर लगाया गया दाब द्रव के अंदर बिना हिरास के संचरित हो गया अन्य भागों में, जो कि पास्कल का हमारा नियम कहता है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे इसके उपकरण हैं, जैसे बीजों से तेल निकालने वाली मशीन इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। आइए अब हम पास्कल के नियम पर आधारित एक आंकिक प्रश्न को हल करते हैं। देखते हैं आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न है, भिन्न भिन्न अनुप्रस्थ काट वाली दो नलियों में जल भरा है तथा इन्हें पिस्टन लगाकर परस्पर रबर की नली से कसकर जोड़ दिया जाता है। जैसे अभी हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट में देखा, छोटे तथा बड़े पिस्टन का व्यास क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है और यदि बड़े पिस्टन पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो बड़े पिस्टन पर लगे बल की गणना कीजिए। यदि छोटे पिस्टन पर जो बल लगा है उस पर वह 10 न्यूटन का है तो बड़े पिस्टन पर कितना बल लगेगा, ये हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने से पहले हमें ये सोचना है कि यहाँ पर कौन सा नियम लागू होता है। कक्षा पास्कल के नियम पर है तो हम यहाँ पर समझ जाएंगे कि पास्कल के नियम पर आधारित है, परंतु परीक्षा में आपको इस पर विचार करना होगा, चिंतन करना होगा कि इसमें कौन सा सिद्धांत या कौन सा फार्मूला लगेगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि दो नलियां हैं परस्पर जुड़ी हैं और उसमें एक तरल है, तरल यानी जल है। तो चूंकि यह प्रश्न हमारा पास्कल के नियम पर आधारित है जिसके अनुसार दाब बिना ह्रास के संपूर्ण द्रव में संचरित होता है। P2 बराबर P1, P2 को हम लिख सकते हैं F2/A2 इक्वल F1/A1। सिंप्लीफाई करेंगे तो F2 इक्वल A2/A1 इंटू F1। अब जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है इस नली का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे कि हम देख सकते हैं जो नली होती है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इस तरह का एरिया क्या होता है, ये एक वृत्त के रूप में होता है। वृत्त के रूप में जब होता है तो इसका क्षेत्रफल आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर A2 की वैल्यू हो जाती है पाई R2 स्क्वायर और A1 की वैल्यू हो जाती है पाई R1 स्क्वायर इंटू F1। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है। यदि ये व्यास है और केंद्र से जो उसका आधी दूरी होती है वह हमारी त्रिज्या होती है, तो सीधा सा हम जानते हैं कि व्यास समानुपाती होता है त्रिज्या के, या व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो हम यहाँ पर त्रिज्या को व्यास से रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये एक अनुपात है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास F2 बराबर D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर इंटू F1। इसके बाद हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट अप करेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि बल जो दिया है वह न्यूटन में दिया है और यहाँ पर जो व्यास दिया है वो सेंटीमीटर में दिए हैं। तो जब हम एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम फॉलो करते हैं न्यूमेरिकल्स में या अदर कैलकुलेशन में, तब हमें वह लेंथ यानी लंबाई को मीटर में अप्लाई करना होता है। तो हमने इस 1 सेंटीमीटर को लिखा 1 गुणा 10 की घात -2 मीन्स 1 इंटू 10⁻²⁻² मीटर। तो ये आ गया हमारे पास, देखिए 1 इंटू 10⁻² स्क्वायर। और दूसरी तरफ D2 को भी हमने यहाँ मीटर में कन्वर्ट कर लिया, स्क्वायर है। स्क्वायर के बाद में इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनली वी गेट
F2 इक्वल 90 न्यूटन। इस तरीके से हमने देखा कि केवल हमने छोटे वाले पिस्टन पर 10 न्यूटन का बल लगाया और हमें देखिए यहाँ पर इसका 9 गुना अर्थात 90 न्यूटन का बल यहाँ पर हमको प्राप्त हो गया। यही हमारा पास्कल के नियम भी बताता है और इसी का उपयोग हमने अभी किया था। इसी का उपयोग तो हमने यहाँ पर किया था कि F2 छोटा सा बल लगाया था और F1 हमको एक बड़ा बल प्राप्त हो गया था, जिसके द्वारा हमने बहुत भारी बोझ को उठा लिया था। आइए अब हम एक बार देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पास्कल का नियम को बता दिया मैंने। पास्कल का नियम तरल के लिए होता है और द्रव और गैस दोनों पर लागू होता है और नियम आपकी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने पास्कल के नियम का परीक्षण किया, किस प्रकार से हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं सैद्धांतिक रूप से। उसके बाद हमने पास्कल के नियम पर आधारित 2 उपकरण देखे। पहला हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट देखा और दूसरा हमने देखा हाइड्रोलिक ब्रेक। इसके बाद हमने पास्कल के नियम पर आधारित एक आंकिक प्रश्न को हल किया। इसके पश्चात अब मैं आपको अभ्यास प्रश्न के रूप में यह 3 प्रश्न देता हूं। पहला प्रश्न है हाइड्रोलिक लिफ्ट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, संभावित है। पहला आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आप इसका उत्तर दे पाएंगे। दूसरा, पास्कल का तरल दाब संचरण संबंधी नियम लिखना है और इसका परीक्षण करना है। परीक्षा में एज इट इज क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसमें आपको पास्कल का तरल दाब संबंधी संचरण नियम जो है उसका कथन लिख देना है जो मैंने बताया। इसके बाद इसका आपको पहला ये लिख देना है पास्कल का नियम, ये परीक्षण इस तरीके से करना है और ये लिखकर इसको सिद्ध कर देना है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं कि वाहनों में प्रयुक्त होने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक किस प्रकार कार्य करते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, तो 2 पार्ट में क्वेश्चन है हमारे पास कि पहले हमें कार्य बताना है और साथ में हमें सचित्र वर्णन भी करना है। तो सचित्र वर्णन करते समय हम इसका चित्र बनाएंगे, ये चित्र दिया गया है और इसके साथ में इसकी कार्यविधि जो मैंने आपको मौखिक रूप से समझाई है, किस प्रकार से यहाँ पर लगाया गया बल और दाब ये यहाँ तक पहुँचता है और गाड़ी को रोक देता है। उम्मीद करता हूँ कक्षा में आपको समझ में आया होगा और आप इसका घर में अच्छे से अभ्यास करेंगे। 3 अभ्यास प्रश्न मैंने दिए हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसको याद करेंगे। धन्यवाद।